बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं QSO दी कानून शहादत 1984 को। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टार्ट में अहम बातें बता दूं जो लॉ गेट में पूछ सकता है। लॉ गेट के अंदर मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ये बताऊंगा कि इसके आपने कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनका रेलिवेंट नंबर याद रखना है, क्योंकि वो आपसे रेलिवेंट नंबर उनका पूछता है। अगर सबका याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं तो ये वाले तो जो है जिनका मैं बताऊंगा आपको लिस्ट उनकी दूंगा, उसका आपने जरूर याद रखना है। अब स्टार्ट के कुछ अहम जो इसके जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है वो ये है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या है। आप कहेंगे इसका नाम है दी कानून शहादत 1984, दी कानून शहादत 1984। आर्डर साथ नहीं लगाना, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना दी कानून शहादत आर्डर, ये गलत है, ठीक है। तो असल नाम इसका क्या है, दी कानून शहादत 1984, ये ठीक है। दूसरा लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि ये कब इन्फोर्स हुआ था। आप कहेंगे ये 28 अक्टूबर 1984 को जो है ये इन्फोर्स हुआ था। 28 अक्टूबर 1984 को ये इन्फोर्स हुआ। फिर आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि इसके कितने चैप्टर हैं। आप कहेंगे इसके 13 चैप्टर हैं। आपसे पूछेगा इसमें कितने आर्टिकल हैं। आप कहेंगे 166, यानी 166 इसमें आर्टिकल हैं। आपसे पूछेगा लॉ गेट में इसके कितने हिस्से हैं। आप कहेंगे इसके दी कानून शहादत के 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपसे पूछेगा पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं। आप कहेंगे पार्ट 1 में चैप्टर 1 से चैप्टर 6 है। पार्ट 2 के अंदर जो है वो चैप्टर 7 और 8 है, और पार्ट 3 में चैप्टर 9 से 13 है। कुल 13 चैप्टर हैं। अब मैं आपको वो रेलिवेंट जो है आर्टिकल आपको बता दूं कि जिन आर्टिकल का आपने नंबर याद रखना है। आर्टिकल 3 याद रखना है जो कंपिटेंसी ऑफ विटनेस से रिलेटेड है। फिर आपने याद रखना है आर्टिकल 4 से 14, 4 से 14 आर्टिकल ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के मुतालिक बताएगा। आर्टिकल 15 जो है ये इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के बारे में बताएगा। आर्टिकल 16 का नंबर याद रखना है अकॉम्प्लिस के मुतालिक। आर्टिकल 17 नंबर ऑफ विटनेसेस के मुतालिक है, ये आपने याद रखना है। फिर आर्टिकल 18 से 28 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, इसके मुतालिक आपने याद रखना है। फिर आर्टिकल 22 जो है इसको आपने याद रखना है आइडेंटिफिकेशन पीरियड का। फिर आर्टिकल 24(2), आर्टिकल 24 उसका सब जो है आर्टिकल वो 2 आपने याद रखना, ये है प्ली ऑफ एलिबाई। ये हम सबका सब पढ़ेंगे बाद में, मगर सिर्फ अभी आप इसके नंबर याद रख लें कि कौन कौन सा आर्टिकल आपने जबानी उसका नंबर याद रखना है, क्योंकि आपका QSO 20 नंबर का है और कुल 166 इसमें आर्टिकल है। इससे ज्यादा नंबर देने वाला शायद ही कोई दूसरा होगा। एक तो QSO, एक लीगल एथिक और एक आपका CPC, ये आपका 50 नंबर कवर करता है। तो हमने क्या देखा कि 24(2) प्ली ऑफ एलिबाई को आपने याद रखना है। फिर आर्टिकल 30 से 36 और प्लस 45, यानी 30 से 36 तक आर्टिकल, और उसमें एक आर्टिकल और आपने याद रखना 45, ये हमें बताते हैं एडमिशन के मुतालिक। फिर आर्टिकल 37 से 43, 37 से 43 तक ये कन्फेशन के मुतालिक आपको बताएंगे, इसका नंबर आपने याद रखना है। फिर 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन, इसका नंबर याद रखना है। फिर आर्टिकल 128 आपने याद रखना है, ये है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, इसका कि जायज बच्चा जो होता है वो क्या, उसके मुतालिक उसका नंबर याद रखना है। 129 रखना है प्रिजम्पशन जो है उसके मुतालिक आपने याद रखना है। फिर आपने 133 से 135 याद रखना है नंबर, ये है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। फिर आपने नंबर याद रखना है 136 से 138, ये लीडिंग क्वेश्चन के मुतालिक। फिर 150 का नंबर याद रखना है, ये होस्टाइल विटनेस। 151 का नंबर याद रखना है इम्पीच करैक्टर के मुतालिक है विटनेस के। फिर 155 का नंबर याद रखना है, ये है रिफ्रेशिंग मेमोरी। 161 पावर ऑफ कोर्ट,
163 ओथ डिसीजन, 164 मॉडर्न डिवाइसेस और 166 ये है रिपील्ड करता है किसको, हमारा जो एविडेंस एक्ट था उसको जो है 1872 को, उसको जो है ये रिपील्ड कर देता है 166। तो अपने ये इसके रेलिवेंट नंबर याद रखने हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना कानून शहादत को। इसको हम शुरू करते हैं। इसके अंदर अब लॉ गेट में आपसे बड़े कीमती क्वेश्चन इसमें पूछेगा। पहला कि इसमें शुरू में लिखा है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रिवाइज, अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस। ये क्या करने के लिए आया? रिवाइज करने के लिए आया, अमेंड तरमीम करने के लिए आया, एंड कंसोलिडेट और इकट्ठा करने के लिए आया किसको? द लॉ ऑफ एविडेंस, उन कानून को जिसका ताल्लुक शहादत से था, गवाहियों से था, उसको इकट्ठा करने के लिए आया। एज टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, ताकि वो इस्लाम के मुताबिक ढल जाएं। एज लेड ऑन इन द होली कुरान एंड सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि जो बताया गया है कुरान पाक की आयातों में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में। आपसे लॉ गेट में पूछेगा जब हमारे पास 1872 का एविडेंस एक्ट था, ठीक है, तो लॉ ऑफ एविडेंस जो हमारे पास 1872 का था, उसके बाद इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों आया? तो आप कहेंगे ये 3 काम करने के लिए आया। सबसे पहले क्या करने के लिए आया कि ये रिवाइज करने के लिए आया उनको, एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस को। फिर अमेंड करने के लिए, कुछ तरमीम करने के लिए आया। फिर कंसोलिडेट, उनको इकट्ठा करने के, 3 काम करने के लिए जो हमारा कानून शहादत आता है। अब है हम इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। पार्ट 1 का नाम क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। कौन कौन से फैक्ट जो है वो रेलिवेंट है, अभी हम इसको देखते हैं। पहले मैं इसको, जब रेलिवेंट फैक्ट आएगा उसमें आपको बताता हूं किसको कहते हैं। पहला है इसका आर्टिकल 1, शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। शार्ट टाइटल यानी इस किताब का नाम, छोटा सा नाम क्या है, अनुमान क्या है। एक्सटेंट, इसकी हद कहां तक है। एंड कमिटमेंट, और ये कब शुरू होता है। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड, इस ऑर्डर को कहेंगे दी कानून शहादत 1984, कानून शहादत 1984। मैं बार बार आपकी तवज्जो इस पे दिला रहा हूं कि अगर लफ्ज लिखा होगा ना दी कानून शहादत ऑर्डर, ये गलत हो जाए, क्योंकि हमारे उर्फ आम में हम अक्सर कहते हैं कानून शहादत ऑर्डर, तो लॉ गेट में ये चीज दे देगा, ऑर्डर का लफ्ज लिखेगा, वो गलत है, सिर्फ नाम है दी कानून शहादत 1984। अब हम देख रहे हैं हमारे पास इसका आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल 2, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा। ये इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, इसकी हद पूरे पाकिस्तान तक है। एंड अप्लाइज टू ऑल, और ये अप्लाई होगा ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, तमाम के तमाम जो जुडिशरी की जो कार्रवाइयां हैं इन अदालतों में, आर बिफोर एनी कोर्ट, या किसी कोर्ट के सामने, इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल, जिसमें कोर्ट मार्शल भी शामिल है, ये ट्रिब्यूनल या कोई ट्रिब्यूनल भी शामिल है, यानी छोटी छोटी जो कोर्ट बनाई होती हैं एक्स्ट्रा कोर्ट्स, उसमें भी शामिल होगा। अदर अथॉरिटीज, या कोई दूसरी अथॉरिटी हो एक्सरसाइजिंग, जो इस्तेमाल करती हो जुडिशियल और कोजाई जुडिशियल, या तो अदालती या नीम अदालती पावर, ताकतों को, आर जुरिस्डिक्शन, या उसकी हदों को, बट डज नॉट अप्लाई, मगर ये अप्लाई नहीं होता टू प्रोसीडिंग, किनके सामने, बिफोर एन आर्बिट्रेशन, यानी कानून सालसत में, कानून सालिस जो होता है उसमें आर्बिट्रेशन में ये इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं वो भी पाबंद नहीं है कि इस कानून को अप्लाई करें। अब देखें लॉ गेट में इसी में से कितने सवाल पूछेगा। पहला आपसे पूछेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ, आपसे लॉ गेट में आपको गलत स्टेटमेंट बना के देगा कि सिर्फ और सिर्फ कानून शहादत जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर शामिल है, जो कोर्ट में होती है। आप कहेंगे गलत, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो इस्तेमाल होता ही होता है, बल उसके साथ इसमें इंक्लूड है कोर्ट मार्शल भी, फिर ट्रिब्यूनल भी, उसके अलावा कोई भी अथॉरिटी जो कि जुडिशियल या कोजाई जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है अदालती कार्रवाई, या कोई नीम अदालती कार्रवाई
को जो इस्तेमाल करती हो उनमें भी इस्तेमाल होगा। फिर लॉगैट में आपसे कहेगा कि ये किस में इस्तेमाल नहीं होता, आप कहेंगे ये आर्बिट्रेशन में इस्तेमाल नहीं होता। फिर पूछ सकता है कि क्या ये फैमिली कोर्ट पाबंद हैं कानून शहादत को इस्तेमाल करने के लिए, आप कहेंगे नहीं, वो बाउंड नहीं है। इसका सब आर्टिकल, एक का सब आर्टिकल हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 है। इट शैल केम इनटू फोर्स एट वंस, ये फौरन ही लागू होगा, यानी जैसे ही आया ये फौरी लागू होगा। अब है हमारे पास इसका आर्टिकल 2 जो बहुत कीमती है। इसमें डेफिनेशन है, इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपेग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, जब तक कोई डेफिनेशन इसकी दी हुई डेफिनेशनों के खिलाफ ना जाए, तब तक जो नीचे डेफिनेशनें दी गई हैं वो ही मानी जाएंगी जो इसमें दी है। यानी सिंपल वर्ड में ये कहा गया इसमें कि जो डेफिनेशनें कानून शहादत आर्डर में QSO में हमने लिख दी हैं, जब तक हम खुद चेंज ना करें या कोई और कानून आकर इसके मुखालफत में कोई और डेफिनेशन ना लेकर आए, तब तक ये जो डेफिनेशनें हैं ये हू बहू लफ्ज ब लफ्ज ऐसे ही रहेंगी। अब क्या है हमारे पास, पहली डेफिनेशन है उसका आपने नंबर भी याद रखना है। तो क्या, आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 1 उसका जुज कौन सा है, ए, यानी 21A। इसमें कोर्ट के मुतालिक कहा गया, कोर्ट किसको कहते हैं, तो इसमें कहा गया इंक्लूड ऑल जजेस, कोर्ट का मतलब है तमाम जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, और तमाम मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन, और तमाम शख्स, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, मां सिवाय जो सालिस होते हैं, जो सुलह करवाने के लिए होते हैं, हम वो थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। लीगली अथोराइज्ड, जिनको कानूनी तौर पर ताकत दे दी गई हो, पावर दे दी गई हो टू टेक एविडेंस, के वो एविडेंस ले लें। अब बड़ा कीमती है, आपसे लॉगैट में पूछेगा, कोर्ट का मतलब होता है हमारे पास सिर्फ जज और मजिस्ट्रेट, आप कहेंगे नहीं, ये तो है ही है कोर्ट, इसके अलावा ऑल पर्सन, वो तमाम शख्स भी कोर्ट है। कौन से, जो लीगली अथोराइज्ड हैं, जिनको लीगली ताकत दे दी गई है टू टेक एविडेंस, के वो कोई गवाही ले लें, कोई शहादत ले लें, ठीक है, कोई सबूत ले लें। आपसे कहेगा कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन भी शामिल है, आपके गलत, आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं होती। अब आर्बिट्रेशन होता क्या है, मिसाल के तौर के ऊपर मेरा किसी बंदे से झगड़ा चल रहा है, हम कोर्ट में झगड़ा करते करते थक गए, या हम कोर्ट में लेके ही नहीं गए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। हमने क्या किया कि कोर्ट को एक एप्लीकेशन मूव कर दी कि हम अपना मामला किसी सालिस के जरिए से, हम अपना कोई नुमाइंदा चूज करते हैं, वो हमारा जो भी फैसला कर देगा वो हम जनाब की कोर्ट में आके बता देंगे, उसके मुताबिक हमारा फैसला कर देना। अब उस सालिस ने हमारा कोई भी फैसला कर दिया, वो फैसला हम कोर्ट में ले गए और हमने कोर्ट में एडमिट करा दिया, तो इसको कहते हैं कानून सालिस। आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है वो यही होता है कि कोर्ट्स के बाहर हम कोई जो सुलह वगैरह करते हैं उसको कहते हैं। अब बड़ा कीमती है, इसका नंबर है 21B। डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं, दस्तावेजात किसको कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर, कोई भी चीज, एक्सप्रेस्ड, जो लिखी गई हो, जाहिर की गई हो, आर डिस्क्राइब्ड, जो बयान की गई हो, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज पर, बाय मीन ऑफ लेटर्स, किसी हरूफ के जरिए से, फिगर हिंसों के जरिए से, और मार्क या निशानात के जरिए से, आर बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन, या इनके अलावा किसी और तरीकों से, या इन जो ऊपर तरीके दिए गए इन सब के साथ, या इनके अलावा कोई एडिशन किसी और तरीके से भी बयान की गई हो। वन ऑफ दोज मीन इंटेंड टू बी यूज्ड, जिसका इरादा ये हो, यानी जो हमने दिया कि लेटर के जरिए से, फिगर के जरिए से, मार्क के जरिए से हमने कोई चीज लिख दी कि हमारा इरादा ये है कि वो इस्तेमाल हो, इंटेंड टू बी यूज्ड, हमारा इरादा है कि इस्तेमाल हो, और विच में बी यूज, जो या जो इस्तेमाल हो सकती हो, तो ये बड़ा कीमती लफ्ज है, टू बी यूज्ड कि इस्तेमाल हो, या मे बी यूज इस्तेमाल हो सकती हो, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, ताकि किसी मामले को रिकॉर्ड किया जा सके। अब बड़े गौर से देखें, हम अभी तक ये समझते आए हैं कि सिर्फ तहरीरी चीजें जो होती हैं वो दस्तावेज हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, गलत। मैंने पत्थरों के साथ कोई खास ज़रब का निशान, पत्थर इस तरतीब से रखे कि ज़रब का निशान बन गया,
या खास तरतीब के अंदर मैंने कोई कुछ हिंसे लिख दिए, कोई नक्शा बना दिया, कोई तस्वीर हो, कोई मैप हो, कोई सैंबल हो, ये सब का सब डॉक्यूमेंट है। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल गुलाब का फूल है, आपको किसी ने मैसेज किया और आपने उसके रिएक्शन के तौर पर, रिएक्ट के तौर पर उसको गुलाब का फूल भेज दिया। तो आपका ये जो गुलाब का फूल भेज देना, ये अलामत किस चीज की है कि आपने उससे अपनी एक फीलिंग्स शेयर की है। ठीक, इसी तरीके से हम कोई पिक्चर होती है, ये भी डॉक्यूमेंट्स है। हत्ता के खास तरीके से कोई निशान लगा देना, मिसाल के तौर के ऊपर मैं खास पत्थरों से निशान लगा के चला गया, मैंने पत्थर इस तरतीब से रखे कि ज़रब का निशान बन गया। वो ज़रब का निशान भी एक दस्तावेज है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैंने इसलिए रखा हो कि जब भी मैंने अपने पार्टनर से कहूं कि जब भी मैं ज़रब का ये निशान इस जगह पे बनाऊं, इस सिमत के अंदर, तो तुमने फला घर में जाके चोरी कर लेनी है। तो देखो ये किस्म का साइन हो गया, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आगे इसकी इलिस्ट्रेशन में कहा गया ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। एक राइटिंग एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड, जो लफ्ज प्रिंट किए गए हो, लिथोग्राफ्ट में हो और फोटोग्राफ्ट में हो, और डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है। लिथोग्राफी उसको कहते हैं कि जो पहले दौर में, आजकल तो पेनाफ्लेक्स आ गए, पहले दौर में जो बैनर वगैरह होते थे वो इस तरीके से छपते थे कि उसका सांचा बनाया जाता था, उसके अंदर कपड़ा वगैरह डालकर ऊपर से उसके प्रिंट किया जाता था, उसको लिथोग्राफी कहते हैं सिंपल वर्ड में। और भी इसकी तरीके थे लिथोग्राफ में, और भी आती है, सिर्फ यही चीज नहीं, और भी आती है इसमें, मगर मैं सिंपल तरीके से आपको ये बता रहा हूं। ए मैप और प्लान, कोई नक्शा या कोई मंसूबा, इज ए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट, किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर कोई चीज कुंदा कर दी गई हो। आर स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट, ये कोई पत्थर भी डॉक्यूमेंट है। तो देखो कितनी चीजें डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं बार बार इस चीज को स्टूडेंट से कहता हूं, मगर वो स्टूडेंट जब अपना नुकसान करके बैठते हैं ना, फिर वो बड़ी ही दुआइयां दे रहे होते हैं कि सर आपने ठीक कहा था, हमने आपकी बात नहीं मानी। मेरी बात को मेरे भाई गौर से अपने जहन में बिठा लेना कि QSO के अंदर जितनी भी इलिस्ट्रेशन है, समझो कि यह आपको लॉ गेट पास कराने में 15+ मार्क का आपका जो है ये कंट्रीब्यूशन इनका है। इसलिए जितनी इलिस्ट्रेशन है उनको अच्छे तरीके से एक मर्तबा कम से कम जरूर देख के जाना। ये इलिस्ट्रेशन पेपर में बार बार आ रही है, पिछला पेपर उठा के देख लो, उसमें इलिस्ट्रेशन दी गई है। तो वो इलिस्ट्रेशन कहता है, लिख के कहता है कि आर्टिकल फला की इलिस्ट्रेशन नंबर फला का नंबर, ठीक है। तो उसको 29B 129B जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। इसकी देखो ये 129B जो इलिस्ट्रेशन है, तो इलिस्ट्रेशन को लाजमी आपने देखना है। आगे है हमारे पास 2(1)C, एविडेंस इंक्लूड। एविडेंस में क्या क्या चीज शामिल है। अब इसके अंदर 2(1)C, फिर उसका I, उसमें क्या कहा गया, ऑल स्टेटमेंट्स, तमाम बयानात, विच द कोर्ट परमिट, जो कोर्ट इजाजत देती है, आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, या चाहती है कि उसके सामने दिए जाएं, बिफोर इट, इसके सामने, बाय विटनेसेस, गवाहों के जरिए से, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, जिनका ताल्लुक मैटर ऑफ फैक्ट से हो। मैं भी बताता हूं मैटर ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं। अंडर इंक्वायरी, किसी भी इंक्वायरी में, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, उनको ओरल एविडेंस कहते हैं। लॉ गेट में आपसे पूछेगा ओरल एविडेंस किसको कहते हैं, आप कहेंगे वो तमाम बयानात, वो तमाम स्टेटमेंट जो कोर्ट चाहती है कि आप उसके सामने बयान कर दें किसी भी चीज को, कोई भी जो हमारे पास मैटर ऑफ फैक्ट है उससे मुताल्लिक, तो उसको कहते हैं ओरल एविडेंस। मैटर ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं, इंतहाई गौर से सुनना, वरना आपको QSO तो समझ नहीं आता। कम से कम इसका 30% हिस्सा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। जगह ये दो मेरी भी बातें अगर आपने नहीं समझी, एक होता है मैटर ऑफ फैक्ट, एक होता है रेलिवेंट मैटर, ठीक है। तो रेलिवेंट किसको कहते हैं, यानी इसको कहते हैं फैक्ट इन इशू, और एक होता है रेलिवेंट फैक्ट। देखें, एक होता है फैक्ट इन इशू, एक होता है रेलिवेंट फैक्ट। गौर से इसको देखें। फैक्ट इन इशू किसको कहेंगे, मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे एक घर जो कि मॉडल टाउन C में है, उस घर का नंबर है 1,
या 2, कोई भी नंबर है, उस घर में कोई बंदा कत्ल हो जाता है, ए कत्ल हो जाता है बी के हाथों, ये सारा का सारा जो कत्ल उसका होना है, ये क्या है? ये फैक्ट इन इशू है, दर हकीकत यानी वकुआ। फैक्ट इन इशू किसको कहते हैं? दर हकीकत जो वकुआ। एक होता है रेलिवेंट फैक्ट। अब उसके कत्ल होने के पीछे जो जो चीजें साथ उसके अटैच हैं, कि उसने चाकू कहां से खरीदा था, वो कहां से चलकर आया था, उनकी क्या दुश्मनी थी, कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था, उसने जहर कहां से खरीदा था, क्या माजरा हुआ था, उसको कत्ल करते वक्त भागते हुए किसने देखा, इस घर में दाखिल होते हुए किसने देखा, ये सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं। ठीक है जी। जो दर हकीकत वकुआ यानी जो कत्ल हुआ है वो फैक्ट इन इशू, और उस कत्ल होने के इर्द गिर्द जितने वाक्य उसके साथ जो है अटैच हैं, उन तमाम को रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। और इररेलिवेंट फैक्ट किसको कहते हैं? जिनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक ही ना हो। मिसाल के तौर पर अब ये जो कत्ल हुआ है, साथ फॉर एग्जाम्पल अगले मोहल्ले में किसी की शादी हो रही थी, उसके इससे क्या ताल्लुक है? नहीं ना। मगर हम आगे देखेंगे कई मर्तबा इररेलिवेंट फैक्ट भी, जिनका ताल्लुक भी नहीं होता वकूए से, वो भी रेलिवेंट बन जाते, वो हम बाद में देखेंगे, फिर उसकी तफसील बाद में बता दूंगा। उसके बाद है हमारे पास 2(1)(c) और उसका फिर 2 ऑल डॉक्यूमेंट्स। ऊपर था ओरल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी ओरल एविडेंस, अब नीचे है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट, तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड जो पेश किए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन, मुआयने के लिए, मुआजने के लिए, यानी इंस्पेक्शन के लिए ऑफ द कोर्ट के, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। अब है हमारे पास 2(1)(d) फैक्ट इंक्लूड। वकुआ किसको कहते हैं? वाकया किसको कहते हैं? एनीथिंग, स्टेट ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज, या स्टेट ऑफ थिंग, ये चीजों की हालत, और रिलेशन ऑफ थिंग, ये चीजों का आपस में ताल्लुक, कैपेबल, जो इस काबिल हो, ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसको हम अपने हवास, अपनी हिस्सों के जरिए से पहचान सकते हैं। ये बड़ा ही उलझा हुआ और बड़ा ही कीमती है। वकुआ किसको कहेंगे? आपसे लागत में कहेगा सिर्फ कोई चीज वकुआ होती, एनीथिंग इज कॉल्ड फैक्ट, या एनीथिंग इंक्लूड इन ए फैक्ट, आप कहेंगे नहीं। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, चीजों की हालत भी वकुआ हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने होशो हवास में नहीं है, तो ये एक वकुआ हो गया, उसके साथ ऐसा क्या गुजरा। ठीक है। ये रिलेशन ऑफ थिंग, चीजों का आपस में ताल्लुक वकुआ हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर कि मैंने यहां से किसी को ये कहा जब भी मैं तुम्हें मिस कॉल दूं तो तुमने फौरी ही इसको फायर कर देना है, तो देखो मेरा रिलेशन बन गया मोबाइल का उससे, कि जैसे ही मैंने उसको मिस कॉल दी, वो मिस कॉल क्या बन गई? एक सिग्नल बन गया कि उसने उस बंदे को मार दिया। तो उसको क्या कहते हैं? कि रिलेशन ऑफ थिंग, जिसको कैपेबल, जो इस काबिल हो, बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसको हमारी हिस्सें पहचान सकती हो। आगे आपसे कहेगा एक और चीज भी फैक्ट होती है, वो क्या है? एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी ज़हनी हालत, ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, जिस हालत से एक इंसान वाकिफ भी हो। तो लागैट में आपसे पूछेगा क्या कोई मेंटल कंडीशन जिससे एक शख्स कॉन्शियस हो, यानी उससे बाखबर हो, क्या वो भी फैक्ट होती है? आप कहेंगे हाँ, वो भी फैक्ट होती है। अब नीचे इलस्ट्रेशन जो दी गई है, इसको आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास अब इतना वक्त नहीं कि आपको इसकी इलस्ट्रेशन भी लेके जाए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी इलस्ट्रेशन है, वो आप खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद है हमारे पास, अब हमारे पास शुरू हो गई कि 2(2), पहले हमारे पास चल रही थी 2(1)(a), 2(1)(b), 2(1)(c), अब हमारे पास आ गया 2(2). वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर फैक्ट, यानी रेलिवेंट फैक्ट किसको कहेंगे? जब एक वाक्या किसी दूसरे वाक्य से जुड़ा हो, इसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट हम उसका रेलिवेंट कहेंगे, उससे जुड़ा हुआ कहेंगे, टू अनदर, दूसरे से, व्हेन दी वन इज कनेक्टेड विद द अदर, जब एक चीज, एक वकुआ दूसरे से जुड़ गया हो, इन एनी ऑफ द वे, किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से, रेफर टू इन दी प्रोविजन, जो हमने इसमें, इस प्रोविजन में, यानी इस कानून में बताया है, ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर यानी इस किताब के अंदर,
रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसका ताल्लुक वकूए से हो। यानी जो ये कानून शहादत आर्डर जो कहता है कि क्या चीज दूसरी से रेलिवेंट होगी, वो रेलिवेंट ही कहलाएगी। इसके अलावा कुछ होगी वो रेलिवेंट नहीं होगी, जब तक कि कोई कानून उसको रेलिवेंट ना कह दे। तो आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा जो इसके अंदर कानून शहादत आर्डर में जो चीजें दी गई हैं सिर्फ वही रेलिवेंट होती हैं, या कोई कानून भी कोई दूसरा कानून उसको रेलिवेंट करार दे दे तो क्या वो रेलिवेंट होंगी? आप कहेंगे हाँ, जो कानून शहादत रेलिवेंट कहता है वो तो रेलिवेंट है। इसके अलावा कोई और नाफिजुल वक्त कानून किसी को रेलिवेंट कह दे तो वो भी रेलिवेंट होती हैं। 3 है हमारे पास द एक्सप्रेशन, जो इजहार है किस चीज का? फैक्ट इन इशू के। फैक्ट इन इशू किसको कहते हैं? जो मैं बताकर बैठा हूं, जो असल वकूआ फैक्ट इन इशू। इंक्लूड एनी फैक्ट, फैक्ट इन इशू के अंदर शामिल है एनी फैक्ट, कोई वकूआ, फ्रॉम विच, जिससे, एदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद ब खुद, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या उसका ताल्लुक किसी दूसरे फैक्ट के साथ हो, किसी दूसरे वकूए से हो। दी एग्जिस्टेंस, कि कोई वजूद रखता हो, नॉन एग्जिस्टेंस, ना वजूद रखता हो। नेचर, कोई नेचर हो, कोई इसकी ऐसी फितरत हो। और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, या ये क्या किसी हकूक के मुतालिक बताता हो। लायबिलिटी, कोई जिम्मेदारी बताता हो। और डिसेबिलिटी, कि कोई किसी शख्स की नाकाबिलियत बताता हो। एजर्टेड, जो हम उस पर जोर दे रहे हों, उसको बता रहे हों। आर डिनाइड, या उससे इनकार कर रहे हों। इन एनी सूट, किसी मुकदमे में। और प्रोसीडिंग में नेसेसरली फॉलोस, जिनको हमने जरूरी तौर पर फॉलो करना। तो आपसे दाग एक्ट में पूछेगा कि फैक्ट इन इशू के अंदर सिर्फ हकीकत में जो वकूआ होता है वो ही सिर्फ फैक्ट इन इशू होता है। जिस तरह मैंने कहा कत्ल जो हुआ वो तो है ही है फैक्ट इन इशू। उसके अलावा उसमें क्या चीजें शामिल हैं? उसमें किसी शख्स का कोई वजूद होना, यानी एग्जिस्टेंस होना। फिर नॉन एग्जिस्टेंस, कोई ना वजूद होना भी फैक्ट होता है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझ पे इल्जाम है कि मैंने पेशावर के अंदर 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे एक बंदे को कत्ल किया, मेरा वजूद वो बताते हैं वहां पे। अब नॉन एग्जिस्टेंस, मैं ये कहता हूं कि मैं तो उसी डेट उसी रात को कराची के अंदर किसी फंक्शन में था, मेरी मूवी देखो, मुझसे इतने बंदे मिल रहे हैं, तो देखो मेरा वजूद ना होना, नॉन एग्जिस्टेंस, ये भी एक फैक्ट बन गया। तो ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, जब इस लॉ की प्रोविजंस में, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो नाफुजुल वक्त कानून हो, रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, जिसका ताल्लुक सिविल प्रोसीजर से हो। एनी कोर्ट रिकॉर्ड, कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड करती है। एन इशू ऑफ फैक्ट, फैक्ट का इशू, द फैक्ट टू बी असर्टेड आर डिनाइड, जिस फैक्ट के ऊपर हम जोर दे रहे हो यानी मनवा रहे हो। आर डिनाइड, ये एजर्ट का मतलब होता है कबूल कर लेना, किसी को मनवाना, जोर देना, हम कोई चीज चाहना, ये सारे एजर्टेड में होता है। डिनाइड इनकार में। इन द आंसर टू सच इशू, इन फैक्ट इन इशू, ये होता है। यानी हम कोई भी सिविल प्रोसीडिंग के अंदर कोई चीज बंदा मान लेता है या कोई इनकार कर देता है, इस तरह की चीजें सारी की सारी फैक्ट इन इशू के अंदर होती हैं, जो किसी भी टाइम बीइंग इन फोर्स में हो। अब है हमारे पास 2-4। ए फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को हम तब कहेंगे कि ये साबित है, ये बड़ा गौर से समझना। व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब उस मैटर को हम उसके सामने रखें। द कोर्ट एदर बिलीव्स, या तो कोर्ट उस पर यकीन कर ले, इट टू एग्जिस्ट, के ये वजूद रखता है। आर कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस, या इसके वजूद को तसव्वुर कर ले, सो प्रोबेबल, के इतना मुमकिन तो है कि ये वजूद रखता है। दैट ए प्रूडेंट मैन आर्ट, के एक आम सूझबूझ वाला आदमी आर्ट चाहेगा, चाहता, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, किसी खास केस के हालात के अंदर, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट, कि ये चीज वजूद रखती है। अब देखो गौर से समझें, कैसे अदालत कहेगी कि एक चीज प्रूफ है? या तो वो चीज अपना वजूद रखती हो, या इतनी शहादत मिल जाए कि नहीं यार ये वाकया तो हुआ है, तो हम इसको कहेंगे ये प्रूव्ड है। ठीक है, कि ए फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड। एक वाकया कब प्रूफ होगा? जब या तो उसका वजूद खुद साबित हो जाए, ये इतनी शहादत हो जाए कि कोर्ट के जहन में बात बैठ जाए
कि नहीं नहीं इतनी शहादतें हैं इस मामले के बारे में कि एक आम इंसान के सामने से, ठीक है, कि एक आम प्रूडेंट जो मैन होगा, आम सूझबूझ वाला जो आदमी होगा, अगर उसके सामने ये चीज रखी जाए तो वो भी कहेगा कि नहीं ये मकूल वजह है कि इसको हम प्रूव समझ लें। इफेक्ट, अब आगे पांचवा, इफेक्ट इज सेट टू बी डिसप्रूव्ड। अब कौन सा फैक्ट ऐसा होगा जिसको हम प्रूव नहीं मानेंगे? व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब उस मैटर को हम आगे कंसीडर करें, द कोर्ट एदर बिलीव, कोर्ट या तो यकीन कर ले, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये वजूद नहीं रखता, और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, ये इसके ना वजूद रखने के ऊपर तसव्वुर करे, सो प्रोबेबल, कि इतनी तो वजूहात हैं, ए प्रूडेंट मैन आर्ट, कि एक आम सूझबूझ वाला बंदा भी ये चाहेगा, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात में, ऑफ द पार्टिकुलर केस, इस खास केस में, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये वजूद नहीं रखता। देखो दोनों में एक जैसे लफ्ज हैं, सिर्फ फर्क किसका है? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। देखें एक चीज को कब प्रूफ मानेंगे, या तो उसका वजूद हो, कि इतनी शहादत मिल जाए कि उसका वजूद नहीं है, और एक आम सूझबूझ वाले बंदे के सामने हम ये पेश करें, भाई ये देखना तुम क्या कहते हो कि ये वकूआ हुआ है या नहीं हुआ, वो कहेगा नहीं यार इतने सबूत हैं, वकूआ हुआ होगा, एग्जिस्टेंस करता है। और नॉन एग्जिस्टेंस में क्या आएगा? नॉन प्रूव्ड में, कि या तो उसका वकूआ हुआ ही ना हो, ये एक इतनी शहादतें हो उस वकूए के मुतालिक, उस मामले के मुतालिक, उस मैटर के मुतालिक, कि एक आम सूझबूझ वाले बंदे से हम कहें देखो यार तुम बताओ क्या तुम्हें लगता है कि ये मामला हुआ होगा, वो कहेगा भाई इतनी शहादतें इसके खिलाफ हैं कि ये नहीं हुआ होगा। जैसे चांद को देख लो 100 बंदे कह दें कि मैंने चांद को देखा, और 1 लाख बंदे कह दें हमने नहीं देखा, तो देखो ये आगे ना समझ। आगे है छठा, ए फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को कहा जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा ऊपर तक कि वो फैक्ट प्रूव्ड है या नॉट प्रूव्ड, यहां पे कहा जाएगा नॉट टू बी प्रूव्ड कि ये प्रूव नहीं है, व्हेन इट नेदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, जब वो उसको ना तो साबित कर सके ना उसको गैर साबित कर सके। देखो लॉ गेट में बड़ा कीमती, आपसे कहेगा कि क्या एक ऐसा वाक्य जिसको ना तो साबित कर सके ना गैर साबित कर सके, अब उसको क्या मानेंगे? आप कहेंगे हम उसको डिसप्रूफ मानेंगे, उसको साबित नहीं मानेंगे। बड़ी कीमती, एक ऐसा वाक्य है जिसको हम ना तो साबित कर सक रहे हैं ना हम उसको झुटला सक रहे हैं, ना डिसप्रूव कर सक रहे, तो उसको क्या मानेंगे? आप उसको कहेंगे कि ये प्रूव्ड नहीं हुआ। सातवां, व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, जब ये किताब, ऑर्डर का मतलब है ये किताब, दैट द कोर्ट में प्रेज्यूम, कोर्ट में का लफ्ज है, कोर्ट अगर चाहे तो प्रेज्यूम ए फैक्ट, तसव्वुर कर सकती है एक फैक्ट को, इट में एदर रिगार्ड, कि हो सकता है कि ये हो, सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि ये फैक्ट प्रूव्ड हो गया हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक हम उसको डिसप्रूव ना कर सकें, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या इसके सबूत के लिए, हम इसको प्रूफ के लिए ना कहें। गौर से देखें क्या है, एक फैक्ट को हम जब तक क्या मानेंगे कि ये सही है, ये प्रूफ है, जब तक उसके खिलाफ कोई अनप्रूफ की शहादत ना मिल जाए। मिसाल के तौर पर मोबाइल का जिक्र कुरान पाक में कहीं पे नहीं हुआ, किसी हदीस में नहीं हुआ, अब क्या इसका इस्तेमाल जायज है या नहीं? तो जब तक कोई ठोस शहादत नहीं आ जाएगी ये बिल्कुल जायज है। ब्रॉयलर मुर्गी क्योंकि वो एक क्लोनिंग के जरिए पैदा होती है, कैसी टेक्निक, क्लोनिंग किसी टेक्निक से पैदा होती है, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, तो उसके जरिए जो पैदा हुई है तो बगैर बाप की कंट्रीब्यूशन से हो रही है, तो क्या ये जायज है ना जायज? तो देखा गया उलमा ने कि क्या इस तरह की कोई और चीज है जो हम खाते, तो पता चला केला, सेब, अनानास ये भी इसी तरीके से पैदा होते हैं कुदरती तौर पे, तो कहा खा लें इसको भी। तो यानी सिंपल वर्ड में एक चीज के खिलाफ जब तक खुलकर इनकार के सबूत नहीं आएंगे हम उस चीज को मानेंगे नहीं भाई ये ठीक है। अब इंसान, तमाम चीजें तो कानून में नहीं लिखी होती कि हम कहें ये भी कानून ने मना किया, ये भी, जिससे कानून मना कर देगा तो बस वही मना है, जिससे मना नहीं करेगा और वो कोई गैर इखलाकी चीज भी नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं देगी, वो प्रूव्ड होती है। आठवां, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर, जब ये ऑर्डर डायरेक्ट करे, आपको हुक्म दे, दैट द कोर्ट शैल, अब नीचे शैल का लफ्ज है बड़ा कीमती, 8 7 में है मे का लफ्ज कोर्ट के साथ और 8 में शैल का लफ्ज।
प्रिज्यूम ए फैक्ट, एक फैक्ट को हम प्रिज्यूम जरूर करेंगे, उसमें है कर सकेंगे, यहां पे जरूर करेंगे। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, हम जरूर कहेंगे ये फैक्ट तो भाई साबित है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड, जब तक कि वो उसको गैर साबित ना कर सके। नोवा, वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर, जब इस किताब ने एक फैक्ट को डिक्लेयर कर दिया, वजाहत से कह दिया, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एनदर, ये बड़ा कीमती, इसको गौर से देख रहा कि ये दूसरे का पक्का सबूत है। द कोर्ट शैल, कोर्ट जरूर, शैल के लफ्ज के साथ है, मे का आएगा तो गलत है। ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, एक फैक्ट के प्रूफ हो जाने पर, रिगार्ड द अदर, दूसरे को तसव्वुर कर लेगी एज प्रूव्ड के वो भी सच्चा है। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस, और जरूर इजाजत नहीं देगी सबूत की, टू बी गिवन के दिए जाए, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट, इसको डिस्प्रूव करने के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर एक लड़की चीख चीख के कह रही है कि मैंने आसिफ से निकाह किया, ये औलाद आसिफ की है, और आसिफ ने मुझे ये निकाह जो नामा है इसके ऊपर इतना हक महर लिख के दिया। अब मैं ये कहूं कि जज साहब मेरा तो इससे निकाह हुआ ही नहीं, ये झूठ बोलती है, फलां करती है, और ये साबित हो जाए कि नहीं मेरा निकाह सच है, तो अब देखें एक निकाह साबित हो जाने से अब केस आगे मूव कर जाएगा। और बिल्कुल उसका मुखालिफ, अगर मेरा निकाह ही झूठा साबित हो जाए तो वो औरत कहे ये बच्चे इसके हैं, तो बच्चे भी गए। जब मेरा निकाह ही नहीं भाई, तो वो बच्चे मेरे कहां से लीगल हो गए? फिर जब बच्चे मेरे नहीं तो मैंने फिर हक महर कहां से लिख दिया? जब मेरा निकाह फॉर्म ही नहीं है तो मैंने हक महर कहां से लिख दिया? तो एक चीज के प्रूव हो जाने से दूसरी चीज प्रूफ हो जाए, या एक चीज के डिसप्रूव हो जाने से दूसरी चीज डिसप्रूव हो जाए, इसमें ये बताया गया। अब है हमारा इसमें चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस, विटनेस किसको कहेंगे। इसका है आर्टिकल 3, हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। ऑल पर्सन, तमाम शख्स, शैल बी कंपिटेंट, शैल का लफ्ज है, लागैट में कहेगा मे बी कंपिटेंट, गलत, शैल बी कंपिटेंट, जरूर वो कंपिटेंट हैं, टू टेस्टिफाई कि वो गवाहियां दे, अनलेस द कोर्ट कंसीडर, जब तक के कोर्ट तसव्वुर ना करे, दैट दे आर प्रिवेंटेड, कि उनको रोका गया है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, यानी वो प्रिवेंटिंग, यानी वो उसको रोक दिया गया किस चीज ने, उसकी समझने, मैं बताता हूं भी, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि वो शख्स सवाल ही नहीं समझ रहा, जब उसकी समझ रोक रही है एक चीज को तो वो कंपिटेंट नहीं होगा। पुट टू देम, कि हम उसको कोई सवाल करें उसको समझ ही ना रहा हो तो वो शख्स कंपिटेंट नहीं होगा। आर फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर, या वो कोई माकूल जवाब देता है, टू दोज क्वेश्चन, उन सवालों का, बाय टेंडर एज, माकूल जवाब किसका नहीं दे पा रहा, किसकी वजह से, कम उम्री की वजह से, एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा है, डिजीज या तो बीमार है, वेदर ऑफ बॉडी, जिस्म के जरिए से, और माइंड या जहनी तौर पर, और एनी अदर काज, या कोई दूसरी वजह ऑफ द सेम काइंड, इसी तरीके से। देखिए लागैट में आपसे पूछेगा कि सिर्फ खास लोग ही, सर्टेन पर्सन्स आर अलाउड टू टेस्टिफाई, आप कहेंगे गलत, ऑल पर्सन्स आर अलाउड टू टेस्टिफाई, तमाम के तमाम शख्स को इजाजत है कि वो गवाही दे सकते, मां सिवाय कब, कि जब उनके हमको रैशनल, उनसे कुछ सवाल पुट करें और उसका रैशनल आंसर ना दे, मकूल जवाब ना दे। मैं एक बंदे से पूछूं भाई तुम ये बताओ तुमने ये कत्ल होते हुए देखा था, और वो ये कि हाँ जी मैंने आइसक्रीम खा ली है, और मैं कहूं भाई ये बंदा तुमने देखा कि ये कत्ल यहां पे हुआ है, वो कहेगा ठीक है जी मैंने चावल चने खा लिए, तो देखो ये तो रैशनल आंसर ना हुआ ना। तो इस तरह का बंदा कि जो उसका मकूल जवाब नहीं दे रहा तो उसकी गवाही नहीं ली जाएगी। वो मकूल जवाब क्यों नहीं दे रहा, आपसे लागैट में कहेगा क्या टेंडर एज की वजह से हो सकता है, कहेंगे हाँ, ओल्ड एज की वजह से किसी बंदे का इस तरह जहन हो सकता है, हाँ, बॉडीली कोई डिजीज हो तब भी कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो सकता है, कहेंगे हाँ, किसी कोई शख्स को कोई लॉ प्रिवेंट कर दे, कानून कह दे कि ये बंदा जो है गवाही के काबिल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसने झूठी गवाही दी हो, तो वो भी कंपिटेंट नहीं। मगर हाँ फिर वो कंपिटेंट कब हो जाता है, जब कोर्ट तसव्वुर कर ले कि नहीं इसने कभी झूठी गवाही दी थी मगर अब ये पछताया है, अब ये सुधर गया है, तो उसको कोर्ट इजाजत दे देगी। आर्टिकल 3 की सब प्रोविजन 1 है, बड़े गौर से इसको देखना। प्रोवाइडेड दैट, ये बात बताएगी, ए पर्सन शैल नॉट बी कंपिटेंट, एक शख्स कंपिटेंट नहीं होगा टू टेस्टिफाई, कि हम उससे गवाही लें, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, अगर उसको सजा दी गई थी, बाय कोर्ट, किसी कोर्ट के जरिए से, फॉर परजरी,
उसकी जेल साजी की बुनियाद पे, झूठी गवाहियों की बुनियाद पे, आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, इसने कोई झूठे सबूत दिए थे। तो आपसे लागत में पूछेगा कि एक शख्स जिसने कोई कन्विक्टेड हो झूठी गवाहियों में, झूठे सबूत देने में, क्या वो कंपिटेंट है गवाही देने के लिए? आप कहेंगे नहीं। फिर लागत में पूछेगा वो कब गवाही देने के काबिल होगा? अगली प्रोविजन बताती है कि अगर वो रिपेंट हो चुका हो, उसने पछताया हो और अमेंड हिज वे, ठीक है, रिपेंटेड एंड अमेंड हिज वे, ये दो लफ्ज याद रखना, तब वो गवाही के काबिल हो जाएगा, चाहे उसने कभी पहले झूठी गवाही दी भी क्यों ना हो। प्रोविजन 2, प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद कहा गया दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो, कि जो पहली प्रोविजन दी गई है उसके अंदर शेल नॉट अप्लाई, जो पहली प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होगी टू ए पर्सन, एक शख्स पर, अबाउट होम, जिसके मुतालिक द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए दैट ही हैज रिपेंटेड, कि वो पछताया था, देर आफ्टर, इस तरह की जुर्म करने के बाद, एंड मेंडेड हिज वे, और उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, सुधर गया वो। प्रोविजन 3, प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद कहा गया दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कंपिटेंस ऑफ ए विटनेस, कोर्ट की जिम्मेदारी है विटनेस की कंपिटेंसी के लिए। लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो ये फैसला करेगी कि जो विटनेस है वो कंपिटेंट है या नहीं। आप कहेंगे ओनली द कोर्ट इज कंपिटेंट टू टेस्टिफाई ए पर्सन टू गिव ए टेस्टिमनी आर नॉट, कि कोर्ट जो है वो ही इतनी अथॉरिटी रखती है कि एक शख्स को टेस्टिफाई कर सके कि वो अपनी टेस्टिमनी देगा या नहीं देगा। कंपिटेंसी ऑफ ए विटनेस, एक विटनेस की, इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, किसके मुतालिक? वो क्वालिफिकेशन जो तजवीज़ की गई है बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम ने, एज लेड ऑन इन द होली कुरान एंड सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि कुरान पाक ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने बताया, फॉर ए विटनेस, किसी विटनेस के लिए, एंड वेयर सच विटनेस इज नॉट फर्दर कमिंग, और वो शख्स नहीं आता दी कोर्ट में, मे टेक द एविडेंस, एविडेंस के लिए, ऑफ ए विटनेस, विटनेस के, हु मे बी अवेलेबल, जो अवेलेबल ना हो। देखो बड़ा कीमती, लागत में आपसे पूछेगा कि कौन कंपिटेंट है गवाही देने के लिए। आप कहेंगे कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन कंपिटेंट है। फिर लागत में पूछेगा कोर्ट किस चीज को देख के डिसाइड करती है। आप कहें कोर्ट उन तमाम रूल्स को देख के डिसाइड करती है जो कुरान और सुन्नत में है कि क्या ये शख्स कंपिटेंट है भी या नहीं। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन, ए लुनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट, एक मजनू शख्स, एक खपती शख्स जिसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ा हो, वो शख्स, ठीक है, इसको दौरे पड़ते हो, यानी वो इज नॉट इनकम्पिटेंट, वो इनकम्पिटेंट नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं अभी। टू टेस्टिफाई को उसकी गवाही ले जाए, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड, जब तक कि वो रुक ना जाए, बाय हिज लुनेसी, अपनी इस जुनून की वजह से, अपने इस दौरों की वजह से, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि उससे क्वेश्चन पुट किया जाए, पुट टू हिम, उससे, एंड गिविंग रैशनल आंसर टू देम, और उसने उसका रैशनल आंसर दिया है या नहीं। आज हमने 3 तक पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उसमें लिस्ट बताई तो इसलिए ये हमें ये कम पड़ा। हम इसको कोशिश करेंगे 5 से 6 लेक्चरों में पूरा का पूरा खत्म करें, क्योंकि हमारी मजबूरी ये है कि आपका जो QSO है ये क्रिमिनल केसों में भी यही है और सिविल में भी यही, हमने दोनों माइंड लेके चलने। हो सकता है कि आपसे वो क्रिमिनल साइड से कोई क्वेश्चन पुट कर ले, तो हमने उस आर्टिकल के मुतालिक आपको इतना समझा दिया गया हो कि वो क्रिमिनल पूछे तो आपको क्रिमिनल में भी आप एक्सपर्ट हो जवाब देने के, सिविल में पूछा हो तो सिविल में भी आप जवाब देने के एक्सपर्ट हो। तो देखें, आपसे लागत में पूछेगा कि एक लुनेटिक, एक ऐसा शख्स जिसको दौरे पड़ते हो, मजनू हो, वो क्या कंपिटेंट है उस वक्त कि जिस वक्त उसको दौरे ना पड़ते हो। आप कहेंगे हाँ। एक वो शख्स किसी शख्स से एग्रीमेंट करे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं लुनेटिक हूं, मुझे कभी दौरे पड़ते हैं, कभी मैं ठीक हो जाता हूं। तो अब जिस टाइम पर मैं ठीक था उस टाइम मैंने अगर अपना मकान का किसी बंदे से सौदा किया और गवाहों ने ये कहा कि देखो जिस वक्त आसिफ ने सौदा किया था उस टाइम इसको दौरे नहीं पड़े थे, ये बिल्कुल अपने होशो हवास में था, तो अब क्या मेरा जो मैंने उस बंदे से एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट जिस टाइम वो मुझे पैसे दे रहा और मैं फिर दौरों की शक्ल में पड़ गया, तो अब मेरा जो बैनामा हुआ है, मेरा एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ है, क्या वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा? क्या वो वैलिड नहीं होगा? नहीं, वो वैलिड है। जब गवाहों से साबित हो जाए कि आसिफ ने जिस टाइम इस बंदे को मकान का सौदा किया था उस टाइम आसिफ होशो हवास में था, तो ये कंपिटेंट। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बच्चा कितनी एज तक
इनकम्पिटेंट है। आप कहेंगे बच्चे की कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी एज का बच्चा होगा तो वो गवाही दे सकता है, कितनी एज का नहीं। बड़ा कीमती है ये। वो बच्चा जो किसी भी एज का हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर वो बात को सही तरीके का जवाब समझ रहा है और उसका रैशनल आंसर दे रहा है, ठीक है। ही अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन एंड गिविंग द रेलिवेंट रैशनल आंसर अकॉर्डिंग टू इट, ही इज ए कंपिटेंट टू टेस्टिफाई। वो कंपिटेंट है टेस्टिफाई के लिए। तो हर वो बच्चा जो बेशक कितनी छोटी उम्र का क्यों ना हो, उम्र कोई मायने नहीं रखती कानून में, अगर वो सही तरीके समझ रहा है तो फिर वो क्या नाम है, वो जवाब तेरा। बुखारी शरीफ पढ़ ले, 5-5 साल के बच्चों को जो है बतौर सहाबी के तौर के ऊपर हदीस के अंदर रखा है, ताबी के तौर पे हमने हदीस में रखा कि वो बच्चे जो 5-5 साल की एज के थे, सिर्फ रैशनल आंसर समझते थे, तो उनकी हदीस बकायदा हदीसों के अंदर आई है। तो हमने यहां तक किया। हमारे हक में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।